हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी किंग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिख रिलीजन और पंजाब। इसमें हम कैसे कैसे सिख रिलीजन का विभिन्न गुरुओं के समय में प्रगति हुई, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, और उसके बाद कैसे पंजाब में शासन प्रशासन का विकास हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पंजाब के रिलेशन बना, और किस तरीके से एंग्लो सिख वार जो अलग अलग समय पर हुए, और उसके बाद पंजाब में क्या परिणाम हुआ। तो ये सभी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है गुरु नानक। गुरु नानक का कार्यकाल कभी पूछ देता है कि किस वक्त से किस वक्त तक उनका रहा। तो 1469 में उनका जन्म हुआ था और 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये 1469 का डेट कई बार पूछा गया है, और उनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो ये जन्म स्थान उनका तलवंडी में है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो करतारपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और जन्म और मृत्यु का डेट दोनों गुरु नानक के बारे में पूछा जाता है। ये पहले सिख गुरु थे गुरु नानक, और इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी, जो कि आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना गया। तो इसी को नानक पंथ कहते हैं। गुरु नानक के बारे में एक और चीज़ पूछा जाता है कि वो किसके समकालीन थे। तो इब्राहिम लोदी के वो समकालीन थे गुरु नानक। जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश था, उसके रूलर इब्राहिम लोदी के ये समकालीन थे गुरु नानक देव। उन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना डिसेंडेंट बनाया है, यानी कि अपना विरासत लहना को सौंपा। और ये जो लहना थे वो आगे चल के सिख के गुरु बने दूसरे, और इन्होंने अपना नाम रखा अंगद। तो जो गुरु अंगद के नाम से हम जानते हैं दूसरे सिख गुरु को, उनका ओरिजिनल नाम कभी कभी पूछ देता तो उनका नाम था लहना। ये जो थे, इनके मृत्यु 1552 में हुई, और इनका जो जन्म था वो 1539 में हुआ। और इनको एक चीज़ के लिए श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुरु अंगद देव को जाता है। इसके बाद जो तीसरे गुरु आते हैं वो है गुरु अमरदास। इनको 1552 से 1574 के बीच का जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो ये अकबर के समकालीन थे। ये जो समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है, ये कई बार पूछा जाता है, और ये कंसेप्ट बिल्ड में भी काम आता है। कभी कभी अगर हम मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो तो उस टाइम भी ये हमारा हेल्पफुल होता है। तो अमरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने, अमरदास ने सिख धर्म को काफ़ी विस्तार किया, सिख धर्म का अलग अलग प्रांतों में फैलाव किया, अलग अलग प्रोविंसेस में। अमरदास के कार्यकाल में ही उनकी जो बेटी थी बीबी वानी, उसके नाम पर अकबर ने काफ़ी सारा जो ज़मीन था वो अलॉट किया था। एक मतलब किसी पवित्र धार्मिक कार्य के लिए इस ज़मीन को अलॉट किया गया था। इसके बाद गुरु अमरदास के बाद जो गुरु बनते हैं वो है गुरु अमरदास, जो कि अमरदास के दामाद थे, सन इन लॉ थे। तो चलिए अगला देखते हैं, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे उनका कार्यकाल 1574 से 1581 के बीच का माना जाता है। ये भी अकबर के समकालीन थे। तो दोनों जो सिमिलर नाम है, गुरु रामदास और गुरु अमरदास, ये दोनों अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास के ये दामाद थे, सन इन लॉ थे। अकबर ने इन्हें भी 500 बीघा लैंड दी, 500 बीघा जमीन दी, और उसी जमीन पे जो आज अमृतसर जो शहर है वो इसी जमीन पे बसा हुआ है। इन्होंने रादासपुर सिटी की भी स्थापना की। गुरु रामदास ने रामदासपुर सिटी की स्थापना की। इन्होंने जो अपना लेगेसी, अपना जो विरासत दिया, जो इनके बाद जो गुरु बने वो अर्जुन बने, जो कि बाद में गुरु अर्जुन देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु रामदास से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु रामदास के कार्यकाल के दौरान ही जो गुरु का जो पोस्ट था वो पैतृक बन गया, यानी कि पिता के पुत्र इसके बाद इस संपत्ति को संभालेंगे। तो गुरु रामदास के बाद उनके जो पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने गुरु का पद संभाला। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि गुरु का पोस्ट जो हेरिडेटरी कब बना, तो गुरु रामदास के कार्यकाल के दौरान बना। अब आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनका भी पीरियड पूछ देता है 1581 से 1606। गुरु अर्जुन देव का पीरियड रहता है। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह के नाम से जानते हैं, तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक जगह की स्थापना की। ये शहर बन गए धीरे धीरे, और इन शहरों की विशेषता ये थी कि इनके बीच में जल सरोवर था। ये जो सर लगा हुआ है, इस सर का मतलब होता है बड़ा सा वाटर बॉडी। तो अमृतसर में भी बीच में सरोवर है।
और संतोषर में भी है। उन्होंने जो ये हरमंदिर साहिब जो तख्त है, हरमिंदर साहिब का नाम से जो जाना जाता है, उसकी स्थापना भी गुरु अर्जुन देव के कार्यकाल के दौरान हुई। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इस चीज़ में उनकी मदद की थी, जो फाउंडेशन स्टेन, जो नींव देने का जो काम किया था, वो कादरी संप्रदाय, जो एक जैसे कि चिश्ती संप्रदाय था, उसी तरीके से कादरी संप्रदाय के एक संत थे मियाँ मीर। उन्होंने 1589 में 1589 में इसकी हेल्प की थी। उसके बाद गुरु अर्जुन देव से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरन तारण, करतारपुर, गोबिंदपुर, ये जो फेमस जो सिख धर्म के स्पॉट हैं, तरन तारण हो या फिर करतारपुर हो, बहुत सारे जो सिख धर्म के स्पॉट है वो पाकिस्तान में चलेगी। इसको आगे हम मैप से समझेंगे इस क्षेत्र को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो स्पॉट हैं ये भी गुरु अर्जुन देव के समय में ही बने थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की भी रचना की 1604 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आदि ग्रंथ के रचयिता गुरु अर्जुन देव हैं। और इनको जहांगीर ने 1606 में फांसी दे दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन सिख गुरुओं को मुगल बादशाहों के द्वारा फांसी दी गई थी, तो उसमें से एक नाम गुरु अर्जुन देव का भी है और आगे हम और भी नाम देखेंगे। तो गुरु अर्जुन देव का नाम याद रखना है। जहांगीर के कार्यकाल में इनको फांसी दी गई थी, तो इससे एक बात और क्लियर होता है कि ये जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद का जो कार्यकाल था वो 1606 से 1645 के दौरान का था। इन्होंने सिख संप्रदाय के जो लोग थे उनको लड़ाका सोल्जर्स में तब्दील कर दिया, ताकि उनके मन में, उनके अंदर जो स्पिरिट जो हो वो युद्ध का स्पिरिट आ सके और वो अपने दुश्मनों से बदला ले सकें। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, तो गुरु हरगोबिंद ने की थी। इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको नॉन वेज खाने की हिदायत दी थी, नॉन वेज खाने के लिए उनको परमिशन दिया था। इसका लिंक इस पॉइंट से किया जा सकता है कि जो उनको स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए इस टाइप के फूड को भी उन्होंने अलाउ किया। गुरु हरगोबिंद के समय में ही कीरतपुर शहर की स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है, कीरतपुर शहर। अब आगे देखते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय का जो कार्यकाल था वो 1645 से 1661 के बीच का था। इनके जो कार्यकाल का जो प्रमुख घटना है वो सामूगढ़ का युद्ध है। जो सामूगढ़ का युद्ध है, इसी युद्ध के दौरान उन्होंने दारा सिकोह से मुलाकात की थी और उसकी मदद भी की थी। गुरु हर राय के जो पुत्र थे हरकिशन, वो उन्होंने उनकी विरासत संभाली और गुरु हर राय के बाद जो सिख के गुरु बनते हैं अगले, वो गुरु हरकिशन बनते हैं। गुरु हरकिशन जो हैं उनसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु किस चीज़ से हुई थी, तो गुरु हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी वो चेचक से हुई थी, चिकन पॉक्स से हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस सिख गुरु की मौत चेचक से हुई थी या चिकन पॉक्स से हुई थी, तो वो गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी। अगला है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जो कार्यकाल है वो 1664 से 1675 के बीच का माना जाता है। उनके दौरान जो था, उनके कार्यकाल के दौरान सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो स्टार्ट हो गया सिख गुरुओं के बीच में। अब ये कैसे हुआ वो भी देखते हैं कि जो सिख गुरु जो थे उनके बाद कौन अगला गुरु बनेगा, उसके लिए दोनों जो अगले जो सिख गुरु के कंटेंडर्स थे उनके बीच में मनमुटाव हो गया। उनके कार्यकाल में एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो उन्होंने अपना जो स्थान था, अपना जो सेंटर जो पॉइंट था, उसको अमृतसर शिफ्ट कर दिया, मोआखौली से शिफ्ट करके। मोआखौली जो पहले सिख गुरुओं का मुख्य केंद्र हुआ करता था, वहां से उन्होंने इस स्थान को तबादला करके अमृतसर बुला लिया। गुरु तेग बहादुर के कार्यकाल में औरंगजेब ने क्या किया, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म को अपनाने को मजबूर किया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अपनाने को फोर्स किया, लेकिन उन्होंने जब इस चीज़ के लिए मना कर दिया तो उनको फांसी दे दी, उनको मार दिया। तो ये दूसरे सिख गुरु हुए जिनकी मृत्यु मुगल बादशाह के द्वारा हुई। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, और दूसरा गुरु तेग बहादुर हो गए। अब अगला देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो कार्यकाल है वो 1675 से 1708 का माना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान पटना साहिब या उसके आसपास के क्षेत्र में सिख धर्म का काफ़ी विकास हुआ। इसका कारण ये था कि पटना साहिब का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में पटना में है, उनमें वहाँ पर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1708 ईस्वी में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। ये जो थे वो सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह।
इन्होंने आनंदपुर साहिब की भी स्थापना की थी। जो आनंदपुर साहिब जो वर्तमान में जगह है उसकी भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये एक अच्छे लेखक थे गुरु गोविंद सिंह। कृष्ण अवतार, चांदी दीवार जैसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। विचित्र नाटक नामक आत्मकथा गुरु गोविंद सिंह की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सिख गुरु के आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है, तो वो गुरु गोविंद सिंह की है। 1699 यानी कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इस खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिख धर्म में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया और सिख धर्म जो था वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया गुरु गोविंद सिंह के कार्यकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक जो काफी महत्वपूर्ण है सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कि पंचकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इसके अनुसार 5 चीज जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग थे, सिख धर्म के जो फॉलोअर्स थे, वो उनके लिए 5 चीज बहुत नेसेसरी हो गया था। केस यानी कि जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो जब उनका बार बड़ा हो जाता है और वो बड़े बड़े बाल रखते हैं। कंघा, एक कड़ा जो हाथ में पहना जाता है, कच्छा और एक कृपान, ये जो एक हथियार है, तो ये पंचकार है। इसको पंचकार कहते हैं एक साथ, और ये गुरु गोविंद सिंह के कार्यकाल के दौरान जरूरी हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो उसके साथ ही जो गुरु का पद था वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं बने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के एक जो फॉलोअर्स थे, उनके काफी कट्टर समर्थक थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। इस बंदा बहादुर ने कुछ सिख सेक्शन के जो लोग थे जो कि इस माइंडसेट के थे कि धर्म को आगे बढ़ाना है, मुगलों से बदला लेना है, क्योंकि कई सारे सिख गुरुओं की मृत्यु मुगलों के कारण हुई थी, मुगल बादशाहों के कारण हुई थी। तो इनके नेतृत्व में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में ये जो संगठन था वो आगे बढ़ा कुछ दिनों तक। लेकिन 1716 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने क्या किया, उसने बंदा बहादुर को मरवा दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही सिख धर्म का जो ये फैलाव जो था, जो इस डायरेक्शन में था, जो गुरु गोविंद सिंह के माइंडसेट के साथ था, वो समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं 1763 से 1773 के दौरान, इस दौरान क्या बदलाव आया। तो जैसे ही बंदा बहादुर की मृत्यु होती है उसके बाद सिख धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सिख का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। सब अलग अलग सेक्शन में बंट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 1763 से 1773 के दौरान मुगल जो सल्तनत था वो धीरे धीरे कमजोर होता है। जो एक्सटर्नल इन्वेजन थे, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से जो लोग आ रहे थे, जो भारत की ओर आक्रमण कर रहे थे, जो कि यूरोपियंस यहाँ पर आ गए थे, अंग्रेज वगैरह, इन सब फैक्टर्स के कारण क्या हुआ कि कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रहा नहीं। इसी दौरान क्या होता है कि सिख जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में, उस छोटे छोटे टुकड़ों को मिसल कहा जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रो करने लगे और एक अच्छा खासा क्षेत्र में सिख धर्म का फैलाव हो गया, उनका प्रशासन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मिसल थे उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिसल थे। भंगी मिसल हो गया, सुकरचकिया मिसल हो गया, रामराय मिशन हो गया। लेकिन उसमें जो सबसे जो फेमस मिसल था वो था सुकरचकिया मिसल। और इसी सुकरचकिया मिसल से संबंधित कौन थे, तो रंजीत सिंह, जो कि सिख साम्राज्य जो था उसके एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, एक अच्छे राजा माने जाते हैं। और ये जो थे रंजीत सिंह, इनके पिता का नाम महान सिंह था। महान सिंह भी सुकरचकिया संप्रदाय के ही, सुकरचकिया जो मिसल था उसके ही नेता थे। अब आते हैं रंजीत सिंह के कार्यकाल पे। रंजीत सिंह का जो कार्यकाल था वो 1792 से 1839 के दौरान का था। ये कार्यकाल पूछा गया है। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ और लगभग 12 साल की उम्र में इनके पिता महान सिंह की मृत्यु के बाद इनको उस संप्रदाय का, जो सुकरचकिया जो मिसल था उसका नेता बनना पड़ा। इनके बाद क्या हुआ, सुकरचकिया मिसल जो है और ज़्यादा ग्रो किया इनके नेतृत्व में। सुकरचकिया मिसल काफ़ी सारे क्षेत्रों में इन्होंने अन्य मिसल के ऊपर भी कब्जा करके उसको अपने में मिला लिया, ताकि ये इनका एक ही उद्देश्य था कि पूरा जो सिख साम्राज्य जो था उसका यूनिफाइड लीडर बनना, उसका एक छत्र शासक बनना। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट साइड से जो अफगान रूलर्स थे, जो अफगान के जो शासक थे, वो बार बार इस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। और चूंकि उस क्षेत्र से आक्रमण करने पर पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब लाहौर का जो क्षेत्र था, वो उनके लिए काफ़ी नज़दीक का क्षेत्र होता था, तो बार बार इन लोगों को नुकसान होता था। ऐसे में ही एक अफगान शासक का नाम आता है जमान शाह। इसने 1792 में और 1797 में पंजाब पर
आक्रमण किया। 1792 में जब ये जमान शाह पंजाब पर आक्रमण करता है तो कुछ उसको आंतरिक विवाद के कारण वापस लौट जाना पड़ता है, लेकिन जब 1797 में वो वापस से आक्रमण करता है तो इस बार वो अमृतसर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लौटते वक्त क्या होता है कि रणजीत सिंह इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हुए लाहौर तक इसे वापस खदेड़ देते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि जो जमान शाह है उसकी 12 तोप जो है वो नदी में गिर जाती हैं, चिनाब नदी में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे दुश्मनी का परिचय देते हुए रंजीत सिंह जो हैं वो उस तोप को निकलवा करके और जमान शाह को वापस लौटा देते हैं। जमान शाह इससे खुश हो जाता है और उनको रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो जमान शाह जो अफगान शासक था उसने दी थी। उसके बाद क्या होता है कि रंजीत सिंह जो है वो अमृतसर का क्षेत्र भी कब्जा कर लेता है। किससे, तो भंगी मिसल से। भंगी मिसल जैसे कि सुखरचकिया मिसल था वैसे ही भंगी मिसल भी एक मिसल था, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं था, तो उससे अमृतसर का क्षेत्र कब्जा कर लेता है। इनके बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो राजधानी था, तो अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौर। अगर पॉलिटिकल राजधानी यानी कि राजनीतिक राजधानी पूछा जाए तब भी हो जाएगा लाहौर, लेकिन अगर रिलीजियस कैपिटल यानी कि धार्मिक राजधानी पूछा जाए तो वो अमृतसर हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। अब आगे देखते हैं रंजीत सिंह का ब्रिटिश के साथ कैसा संबंध था। जो पंजाब का जो स्टेट था, जो उस पर जो रंजीत सिंह शासन कर रहे थे उनका, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज के नेतृत्व में थी, उसके बीच रिलेशन कैसा था, क्यों दोनों साथ आए और युद्ध क्यों हुआ, ये देखते हैं। तो ब्रिटिश के साथ क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो उस दौरान गवर्नर जनरल थे। तो उस वक्त होता क्या है कि एक और ऑफिसर थे उनके, उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, और उस चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के पास भेजते हैं। कौन भेजते हैं, तो लॉर्ड मिंटो, ताकि जो फ्रांको और रसिया अटैक जो होने वाला था नॉर्थ वेस्ट साइड से, जो यूरोपियंस अटैक करने वाले थे, उस अटैक से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंग्रेजों ने नॉर्थ वेस्ट साइड के सबसे बड़े लीडर रंजीत सिंह के साथ संधि करनी चाहिए। उन्होंने ट्रीटी करना चाहा। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के पास भेजा। रंजीत सिंह क्या कहते हैं कि वो दो कंडीशन रखते हैं, दो शर्त रखते हैं अंग्रेजों के सामने में। पहला शर्त क्या था कि जब भी कभी अफगान के क्षेत्र से पंजाब का आक्रमण होगा या पंजाब का युद्ध होगा तो उस वक्त ब्रिटिश या तो न्यूट्रल रहेंगे या फिर पंजाब का साथ देंगे। ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन था कि ब्रिटिश जो है वो मालवा का क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो अपर एरिया है वहां तक का जो क्षेत्र है वो रंजीत सिंह को दिलवाएंगे। ये दोनों डिमांड रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के सामने रखी। हालांकि ब्रिटिश ने इस डिमांड को नकार दिया और वो संधि उस वक्त नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो संधि हो जाती है। और वो संधि क्यों होती है वो आगे हम देखेंगे। पहले इस क्षेत्र को देखते हैं, एक मैप के माध्यम से समझते हैं इसको। मैप के माध्यम से इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, इसी स्थान पे पंजाब है। पहले जो पाकिस्तान पूरा साथ था तो ये लाहौर का क्षेत्र, ये अमृतसर का क्षेत्र, ये जितना क्षेत्र था वो सभी पंजाब यानी कि रंजीत सिंह के साम्राज्य का ही हिस्सा था। और इससे जैसे जैसे हम नॉर्थवार्ड भागेंगे, नॉर्थवार्ड ऊपर की ओर चले जाएंगे तो वो अफगानिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। तो इस साइड से जब भी अटैक होता था तो सबसे नजदीक पंजाब था। तो रंजीत सिंह क्या चाहते थे कि इस चीज से उनको सुरक्षित किया जाए, और कोई भी जो आउटसाइडर, अगर कोई यूरोपियंस आते हैं वो भी इसी साइड से अटैक करते थे। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, जो इस वक्त तक मैसूर का क्षेत्र जीत चुके थे, बंगाल और अवध के क्षेत्र पे उनका कब्जा हो चुका था, तो वो लोग भी इस चीज को बचाने के लिए इस चीज पे किसी और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि फ्रांस और रसिया उस वक्त ग्रो कर रही थी, तो उनका नजर नहीं पड़ने देना चाह रहे थे। इसलिए इस क्षेत्र को ब्लॉक करने के लिए रंजीत सिंह के साथ समझौता करना चाह रहे थे। तो अब आगे देखते हैं। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर कैसे हुआ। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का डेट पूछा जाता है 25 अप्रैल 1809, क्योंकि पहली बार तो संधि करने गए तो उन दो शर्तों के कारण संधि रंजीत सिंह के साथ नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही फ्रांस और रसिया का दबाव बढ़ा और उस क्षेत्र में आक्रमण का खतरा बढ़ा तो अंग्रेज ज्यादा हार्श होकर के रंजीत सिंह के पास गए और रंजीत सिंह को मजबूरी बस ट्रीटी करनी पड़ी। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये रंजीत सिंह के लिए काफी घाटे का सौदा हुआ। रंजीत सिंह की एक तरीके से ये वीकनेस सामने आ गई, वीकनेस उजागर हो गया इस ट्रीटी से।
इस ट्रीटी पे साइन किसने किसने किया, तो रंजीत सिंह ने किया और मेटकॉफ, जो चार्ल्स मेटकॉफ थे उन्होंने साइन किया। और इसके साथ क्या हुआ, जो सतलज नदी का क्षेत्र देखा, जैसे कि अगर ये सतलज नदी है तो इसके वेस्ट का, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो रंजीत सिंह का क्षेत्र हो गया, और इसके नीचे का जो क्षेत्र हो गया वो कंपनी का क्षेत्र हो गया। रंजीत सिंह इसके नीचे आकर के आक्रमण नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में यानी कि लुधियाना में एक कंपनी ने एक आर्मी को, यहाँ पर एक सेना को यहाँ पर अपॉइंट किया ताकि रंजीत सिंह इस संधि की शर्तों को न तोड़ दे और यहाँ पे आक्रमण न कर दें। अब आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 1813 में अफगान के जो अमीर थे, अमीर क्या होता है, तो अमीर एक नोबेल वर्ग होता है, नोबेल क्लास होता है, जो कि मुस्लिम समुदाय में जो कि अपर क्लास के होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको अमीर कहा जाता है। तो 1813 में जो अफगान के अमीर थे, जो कि वहाँ के शासक थे शाह शुजा, उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। और चूंकि उसमें रंजीत सिंह की तरफ से किसी भी तरीके का उनको परेशानी नहीं की गई थी, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को भेंट के रूप में दिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि किसने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था, तो शाह शुजा ने भेंट दिया था। शाह शुजा जो कि अफगान के अमीर थे, अफगान के शासक थे, उन्होंने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बाद क्या होता है, रंजीत सिंह का जो क्षेत्र विस्तार और भी ज़्यादा हुआ कुछ कुछ जगहों पर, वो देखते हैं। उन्होंने पेशावर को अपने साम्राज्य में मिला लिया 1834 में, जो कि पेशावर जो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, वो एक बड़ा सा क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट साइड का, तो उसको इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया। हालांकि इसी बीच 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु थी वो सिख साम्राज्य के लिए या पंजाब साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा घटना साबित हुई, क्योंकि इसके बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमजोर होने लगा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण या फिर अंग्रेज के बढ़ते वर्चस्व के कारण। इनके बारे में कुछ चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड जो कि एक इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने रंजीत सिंह की आर्मी की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि ये दुनिया में सबसे सुंदर सेना थी। ऐसा उन्होंने रंजीत सिंह की सेना के बारे में कहा है। रंजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है, तो ये दीवान दीनानाथ जो थे वो रंजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर थे। रंजीत सिंह के सेना के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उस वक्त उनको मंथली पेंशन देते थे, मंथली पे करते थे, मंथली पेमेंट देते थे उतनी बड़ी आर्मी को। जिस तरीके से इनका जो आर्मी का जो कंसोलिडेशन था वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं। उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि उनके जो काफ़ी सारे पुत्र थे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन जो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो खड़ग सिंह थे। वो खड़ग सिंह राजा बनते हैं 1839 में, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु होती है। वो काफ़ी ज़्यादा वीक राजा थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रशासन को संभाल भी नहीं पा रहे थे। इस कारण से हो क्या रहा था कि दरबार में गुटबाजी बढ़ रही थी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इसी बीच 1839 में उनकी मृत्यु होती है। और ये जो खड़ग सिंह के एक पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है नवनिहाल सिंह, प्रिंस नवनिहाल सिंह। ये जब अपने पिता के फ्यूनरल प्रोग्राम से वापस आ रहे होते हैं, फ्यूनरल के बाद वापस आ रहे होते हैं, तो उसी बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1839 में ही दो पिता पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रंजीत सिंह के एक और पुत्र आते हैं, उनका नाम क्या रहता है, तो शेर सिंह रहता है। ये 1840 में राजा बनते हैं शेर सिंह। और इनकी भी मृत्यु जो होती है 1843 में, लोग दरबारी जो थे वो आपस में साजिश करके इनको मृत्यु के पहुंचा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1843 में ही दिलीप सिंह जो कि एक माइनर सन थे, मतलब बहुत छोटे थे, लेकिन ये भी पुत्र थे किनके, रंजीत सिंह के, वो राजा बनते हैं। लेकिन ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे थे इसलिए इनके संरक्षक की जरूरत पड़ी और संरक्षक के रूप में इनकी माँ जो थी रानी जिदान, उनको रखा गया। तो रानी जिदान जो थी वो संरक्षक बनी और दिलीप सिंह जो थे वो राजा बनते हैं 1843 में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1839 से लेकर के 1843 तक रंजीत सिंह के बाद 3-4 राजा बदल चुके थे और एक तरीके से इम्बैलेंस की स्थिति आ चुकी थी इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण। और इसी चीज़ का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इसके इंटरनल डिस्प्यूट में मशविरा देना शुरू कर दिया, उनमें काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ करने लगे, जिस कारण से सिख साम्राज्य और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। अब आगे देखते हैं। और यही सब कारण था जो आगे चल के पहले सिख वार का, यानी कि पहले एंग्लो सिख वार का कारण बना। यही सब बैकग्राउंड जो चल रहा था उसी के कारण हुआ। 1845 टू 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। इसमें जो है फर्स्ट सिख वार में
5 वार होते हैं, छोटे छोटे वार होते हैं। एक तो पूरा वार हो गया, लेकिन इसके बीच 5 स्थान पर छोटे छोटे युद्ध होते हैं 5 बार। लेकिन इसमें जो सबसे जो निर्णायक युद्ध होता है, जो सबसे डिसाइसिव बैटल माना जाता है, वो माना जाता है सोबराव, बैटल ऑफ सोबराव, जो कि 10 फरवरी 1846, ये डेट कई बार पूछा गया है कि सोबराव का जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो 10 फरवरी 1846 को हुआ था। और इसमें सिख की जो हार हुई थी। अब सिख क्यों हारे, तो इसमें भी वही कारण था। सिख के हार का सबसे बड़ा कारण था ट्रिचरी, जो कि आपस में जो इन लोगों के बीच एकजुटता नहीं थी, इस कारण से कुछ लोग जो थे, दरबारी जो थे, सेनापति जो थे, उन्होंने धोखा दे दिया, वो अंग्रेज से जाके मिल गया और इस कारण से इनकी हार हुई। इसमें सबसे जो मुख्य नाम आता है वो लाल सिंह और तेजा सिंह, इन दोनों ने सबसे ज्यादा ट्रिचरी की, सबसे ज्यादा धोखेबाजी की और इसी कारण से सिखों की हार हुई। और जब ये हार हो गई तो उसके बदले में क्या होता है कि लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि अंग्रेज करते हैं किसके साथ, जो वर्तमान राजा थे दलीप सिंह के साथ। दलीप सिंह के साथ लाहौर की संधि 1846 में होती है और इस संधि के तहत क्या होता है, जो लाहौर में एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना होती है, एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिमेंट वहां पे रख दिया जाता है। ब्रिटिश को 1 करोड़ रुपए इसमें कंपेंसेशन के रूप में देना तय होता है। लेकिन चूंकि जो दिलीप सिंह होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो उतना पैसा उस वक्त अफोर्ड कर पाए, तो अंग्रेज को चूंकि संधि के तहत कश्मीर का क्षेत्र भी मिला था, तो उन्होंने उसको बेच दिया और गुलाब सिंह को, और उससे वो जो बाकी जो रकम थी युद्ध हर जाने की, उसको उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं रंजीत दिलीप सिंह को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। जो लाहौर की जो ट्रीटी थी, इसको रंजीत सिंह और अन्य सिख धर्म के जो लोग थे वो मानने से इनकार कर दिए। तो एक और जो ट्रीटी होती है भैरोवाल की संधि, भैरोवाल, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ये 22 दिसंबर 1846 को होती है। और ये जो होती है, इसके तहत रानी जिंदल, जो कि अभी तक संरक्षक की भूमिका निभा रही थी महाराजा दिलीप सिंह की, उनको उस पोजीशन से हटा दिया जाता है और उनको मात्र एक पेंशनर बना के छोड़ दिया जाता है। उनको 1.5 लाख रुपए सालाना पेंशन दे करके उनको उस चीज से निष्कासित कर दिया जाता है और परमानेंट आर्मी लाहौर के दरबार में रख दी जाती है। और इसमें जो एक्सपेंस होता है, इस आर्मी की जो खर्च होती है, वो भी दिलीप सिंह ही वहन करते हैं। और ये खर्च जो था वो 22 लाख रुपए, 22 लाख एनुअल, 22 लाख रुपए सालाना खर्च पे लाहौर के दरबार में दलीप सिंह के खर्च पे एक परमानेंट आर्मी ब्रिटिश रेजिमेंट की रख दी गई थी। तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ। इसके तहत 5 वार हुए और जो सबसे डिसाइसिव वार हुआ था वो सोबराव का युद्ध हुआ था और उसमें सिखों की हार हुई। किस कारण से हुई, तो धोखेबाजी के कारण हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड एंग्लो सिख वार। इसका जो पीरियड था वो 1848 से 1849 के बीच का था और ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई भी वार जो होता है उससे रिलेटेड कुछ चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो उसका पीरियड कब था, वो किस ट्रीटी से समाप्त हुआ और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। अब क्या होता है कि ये लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में होता है, लेकिन इसके अंदर 3 बैटल होते हैं। जैसे कि पहले एंग्लो सिख वार में 5 बैटल हुए थे, सेकेंड एंग्लो सिख वार में 3 बैटल होते हैं। पहला जो बैटल होता है वो बैटल ऑफ रामनगर, रामनगर का युद्ध होता है 22 नवंबर 1848 को। इसमें अंग्रेज की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल गफ कर रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जनरल गफ कर रहे थे और ये युद्ध अनिर्णायक था। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ और ये बैटल ऑफ रामनगर जो हुआ था वो रावी नदी के तट पे हुआ था। अंग्रेज की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल गफ कर रहे थे और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। अगला जो हुआ था इसी युद्ध के अंतर्गत वो चिलियावाला का युद्ध, जो कि कई बार पूछा गया है। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1849, ये भी डेट पूछा हुआ। और इसमें जो थे ब्रिटिश आर्मी के नेतृत्व, इसमें भी जनरल गफ के नेतृत्व में हुई थी और इस बार भी कोई युद्ध का परिणाम नहीं निकला। तो पहला युद्ध रामनगर का, उसमें कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा युद्ध चिलियावाला का, इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जनरल गफ कर रहे थे। अब तीसरा युद्ध होता है बैटल ऑफ गुजरात। ये बैटल ऑफ गुजरात जो है, नाम से तो गुजरात लग रहा है लेकिन ये गुजरात पंजाब में है। तो 21 फरवरी 1849 को पंजाब में गुजरात नाम के एक स्थान पर तीसरा युद्ध होता है पहले इस युद्ध के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व इस बार चार्ल्स नेपियर कर रहे थे और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी जो थी उसने सिख आर्मी को हरा दिया
और इसी के साथ क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी को मर्ज कर दिया था। ब्रिटिश का जो क्षेत्र था पंजाब का, जो उस वक्त का रणजीत सिंह का जो एरिया था, उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसको अंग्रेजों के क्षेत्र में मिला दिया जाता है। और इस कब मिलाया जाता है, तो 29 नवंबर 1849 को मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग सिख गुरुओं के टाइम में पंजाब में धार्मिक चीज़ का विकास हुआ, फिर वो कैसे एक तरीके से आक्रमणकारी रणनीति के रूप में सामने आया। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का जब उस पर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण बढ़ा, तो धीरे धीरे उसने राजा रंजीत सिंह के समय से अलग तरीके से अपना रणनीति में बदलाव किया और धीरे धीरे अंग्रेज के सामने आते आते 2 युद्ध हुआ और इस तरीके से पंजाब जो साम्राज्य था, जो सिख साम्राज्य था, वो अंग्रेजों में विलय हो गया। थैंक यू।